है कि भारत किसी अन्य देश का प्रभुत्व नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य है। ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ होता है? समाजवादी का अर्थ है कि समाजवादी व्यवस्था में जो है धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब कि जो समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों की उत्पादन और वितरण में समान हिस्सा मिलेगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। आज हम इस क्लास में जानेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। हम समझेंगे कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ था। तो हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसमें वही है कि कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। किसी देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। ठीक है। जैसे संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, संविधान बनाता कौन है। ठीक है। तो इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में यहाँ तक हमने सारी चीजें देख ली थी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ। तो 1934 में एम एन राय पहली बार, ठीक है, पहली बार एम एन राय 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है। इसलिए इन्हें संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता था। ठीक है। ये चीज याद रखना। फिर दोबारा जो है 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भी मांग की गई थी। ठीक है। संविधान निर्माण के लिए कि संविधान का गठन कैसे हो। ठीक है। फिर वही चीज बताया गया है कि जो भारत का जो संविधान है, दक्षिण जो अफ्रीका का संविधान है, दोनों ही बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना था। ठीक है। जैसे कि भारत बहुत विविधता भरा देश है। ठीक है। तो यहाँ जो संविधान है आसानी से नहीं बना था। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना था, क्योंकि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। ठीक है। तो भारत जो है दो हिस्सों में बंट गया था, पाकिस्तान और भारत। ठीक है। तो भारत के दो हिस्से हो गए थे। तो जो भारत और पाकिस्तान के लोगों ने बंटवारा हो गया था पाकिस्तान के लोगों को और भारत के लोगों के लिए, वह बंटवारा जो है बहुत बर्बादी वाला अनुभव था। ठीक है। फिर विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। ठीक है। सीमा जो विभाजन, जो भारत और पाकिस्तान के सीमा विभाजन का जो हिंसा थी, उस हिंसा को लेके कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। यह एक बड़ी समस्या भी थी और अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आजादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। ठीक है। फिर इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। अब इसमें आगे बताया गया है कि संविधान निर्माण का रास्ता। ठीक है। इसमें संविधान निर्माण का जो रास्ता था, इसमें हमें मतलब कि संविधान निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीजों पे इस पे बात किया गया है। ठीक है। तो वही कि सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। ठीक है। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। ठीक है। यानी कि पहले ही जो है संविधान का मूल ढांचा तैयार कर लिया गया था। ठीक है। कि संविधान कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें उसमें रहेंगी। ठीक है। तो वही कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। ठीक है।
कहने का मतलब कि जो ये आंदोलन है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, ये किसी विदेशी सत्ता के खिलाफ भर नहीं था, ठीक है। ना ही केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था ये, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन था, यह राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन था, ठीक है। तो इसमें वही चीज आगे बताया गया है कि 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ नोट पॉइंट 1 करके इसको नोट कर लीजिए कि संविधान लिखा था, ठीक है। फिर 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको। फिर अगले का सब पॉइंट यहाँ से लिख लीजिए कि इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई, ठीक है। तो ये जो दस्तावेज था इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क और मताधिकार जैसे स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकारों की भी चर्चा की गई थी, ठीक है। और फिर जो अंग्रेजी हुकूमतों ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी, ठीक है। कहने का मतलब कि जो इस संविधान की चर्चा करने के लिए चर्चा में बैठने से पहले ही कुछ संविधान के जो निर्माण के लिए कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की जो है सहमति बन चुकी थी, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, ठीक है। जो 1937 के बाद जो ब्रिटिश शासन वाले भारत में जो भी असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे, वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थे, ठीक है। फिर यहीं पे आप आगे देखिए, फिर आगे क्या है ये आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पॉइंट 1 करके। इसका सब पॉइंट जो है यहाँ तक नोट करना, ठीक। पहले का ये सब पॉइंट हो गया। फिर आगे बताया गया है कि भारतीय लोगों द्वारा, ठीक है, भारतीयों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था, ठीक है। तो इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से अलग जैस का तस अपना लिया गया था, ठीक है। कहने का मतलब जो भारत संविधान में जो कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्थाओं को जस का तस अपना लिया गया था, ठीक है। जैसे कि 1935 का सरकार कानून, ठीक है। इसमें बताया है कि जो भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया था, जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर आगे बताया गया है कि हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे, ठीक है। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। कहने का मतलब है कि जो चीजें जो व्यवस्था आधारित थी उसको जो का तो जस का तस नहीं ले रहे थे, ठीक है। जो भी अपने संविधान के लिए लोगों के हित के लिए जो भी जरूरी था सिर्फ उन्हीं चीजों को अडॉप्ट किया जा रहा था, ठीक है। तो इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की थी, ठीक है। आप देखे हैं संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है इसके बारे में बात करते हैं कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे, ठीक है। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे उन नेताओं के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये आप पॉइंट 1 करके यहाँ से पहले ही पॉइंट 1 करके लिख लीजिए कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान कहा जाता है,
ठीक है, आप यहाँ तक इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। फिर आगे की भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जो अपना संविधान सभा था, इसके लिए जुलाई में 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब आप जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें जो है सदस्यों की संख्या 207 थी, ठीक है। इसमें जो सदस्य थे उनकी संख्या 207 थी। और यहाँ पे जो अस्थायी सभापति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे स्थायी सभापति नहीं थे। ये जो पहली बैठक हुई थी यहाँ पे अस्थायी सभापति थे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है। फिर आगे की, इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया था। जस्ट इसी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसके तत्काल बाद ही देश दो हिस्सों में बट गया था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है। तो आप इसमें आगे नोट कर लीजिए यहाँ से पॉइंट टू, यहाँ से यहाँ तक, फिर पॉइंट 2 का ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक। ये तीसरा पॉइंट यहाँ से नोट करिए, ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ तक नोट करिए, ठीक। ये तीसरे का सब पॉइंट है, सब पॉइंट नोट कर लीजिए कि संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आप ये सब पॉइंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए कि ये जो है ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, ठीक है, जो आपने देखी, ठीक। फिर आगे, इन सभी द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? कहने का मतलब जो ये संविधान बनाया गया 50 साल से भी ज़्यादा हो गया, इस चीज़ को हम अभी क्यों मानते हैं? ठीक है, क्योंकि देखिए अलग-अलग जो देशों का संविधान बना उसमें कभी 1 साल मतलब कुछ ही समय तक वो मान्य रहा, उसमें फिर उसको बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी, उसमें बहुत सारी चीज़ें करेक्शन करना पड़ा, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया है कि हमें जो है सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को अभी तक हम क्यों मानते हैं? ठीक है, हमें उसमें किसी उसको मतलब ना मानने की कोई कारण है, हमें उसको मानने के क्या कारण हैं? ये पूछा गया है। तो हम बताते हैं कि संविधान सिर्फ़ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है, ठीक है? क्योंकि संविधान जो है सबकी सहमतियों से बना था, ठीक है? लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह संविधान बना था, ठीक है? तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि संविधान जो है, यहाँ से आप इसको चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक है? आप ये संविधान निर्माण की जो हेडिंग डाल लेना, ठीक? उसी में सब नोट करना है। पहली हेडिंग जो डालनी है भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक? कैसे हुआ था? तो उसी में ये सब चीज़ें लिखनी है। अब आगे देखते हैं कि दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, ठीक है? जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि हाँ, हम 50 साल पुराना संविधान अभी तक क्यों मान रहे हैं? तो वही दुनिया के जो जो अन्य जो देश थे, उनमें संविधान को फिर से लिखना पड़ा था, क्योंकि संविधान में जो बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी, ठीक है? और हमारे यहाँ जो संविधान बना, उसमें जो सामूहिक और राजनीतिक बुनियादी जो बातें थीं, उस पर सभी दलों की जो है उसमें सहमति बनी थी, ठीक है? तो वही बताया गया है कि कई देशों में संविधान है, पर वहाँ कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, ठीक है? कहने का मतलब ये अन्य देश में जो संविधान है, वो मात्र कागज़ के टुकड़े के समान है, ठीक है? वहाँ जो है कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है, ठीक है? उस संविधान पर। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है, ठीक है? जो पिछली आधी सदी से ज़्यादा ही अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है, ठीक है? तो वही आगे बताया गया है कि संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक है?
तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल के इसको लिख लीजिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे पहला पॉइंट, 1 मिनट, इसको चौथा पॉइंट नहीं लिखना, इसको पहला पॉइंट लिखना है यहाँ पे। पहला पॉइंट कैसे लिखना है कि इसमें हेडिंग डालना कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा को मानने के कुछ कारण, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, हेडिंग डालना कि भारतीय संविधान को मानने के कुछ कारण। उस हेडिंग में फिर ये पॉइंट 1 करके लिखना है यहाँ से, फिर वैसे ही पूरा नीचे लिखना, ठीक है, पॉइंट 1 करके यहाँ तक लिखना, ठीक है। फिर ये पॉइंट दूसरा है, संविधान जो है दूसरा कारण है, संविधान सभा को मानने के ये दूसरे कारण है। तो आप हेडिंग हमने डाल दिया है, हेडिंग बता दिया है, वही हेडिंग डाल के पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके इसको नोट करिए, ठीक है। फिर आगे बताया गया कि उस सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, ठीक है। इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था, ठीक है। फिर आगे जो सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, उनका भी सभा के अंदर जो है प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, ठीक है। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे, जो कांग्रेस के अंदर जो कई राजनीतिक समूह और विचारक थे, ठीक है। जो सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। तो आप यहाँ पे नोट करके इसको लिख लीजिएगा, वयस्क मताधिकार जो यहाँ से नोट करके लिखिएगा, ये पॉइंट, ये नोट पॉइंट 1, ठीक है, लिखिएगा। यहाँ से स्टार्ट करिएगा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फिर जो सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए, ठीक है, और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया, ठीक है। तो प्रारूप कमेटी जो थी, एक मतलब कि पहले सबसे पहले जो है बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे, ठीक है, तो उसमें सबकी सहमति ली गई। फिर एक प्रारूप कमेटी बनाया गया जिसके जो है प्रमुख जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। तो ऐसा प्रारूप संविधान बनाया गया था, ठीक है। फिर संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई, ठीक है। फिर 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। तो वही लगभग 3 वर्षों में अपना संविधान तैयार हुआ था, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। तो वही चीज यहाँ बताया गया है, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये पॉइंट, चौथा पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिए। यहाँ पे हेडिंग डालिएगा तो ये हेडिंग डाल के पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि हेडिंग डालिएगा तो हेडिंग जो डालिएगा वो चौथी हेडिंग, चौथा पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसको नोट करिए, ये 5वीं पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। नहीं, यहाँ नहीं, इतना नोट करना, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर 5वें का सब पॉइंट ये लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर 5वें का सेकंड सब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। ये छठा पॉइंट है, इसको भी यहाँ नोट कर लीजिए कि 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे किसी चीज पे नहीं बात हुई थी, वहां पे हर एक चीज को रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, और संभाला गया था। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट एंड असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में वहां पे विस्तार से चर्चा हुआ था, ठीक है। तो आपने देखा कि हाँ, संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वो कैसी थी, ठीक है। यहाँ पे हमने चीजों को देखा कि हमें बस संविधान जो है ऐसे ही नहीं, चीजों को हमने कि हाँ ऐसे ही बात कर लिया, ठीक है। हर एक चीज को रिकॉर्ड किया गया और संभाल के रखा गया था, ठीक है। हमने संविधान मानने के कारण भी देख लिए कि हाँ संविधान क्यों माना जाता है, ठीक है। तो हमने संविधान मानने के 2 कारण भी लिख लिए। तो हमने अच्छे से संविधान निर्माण की जो प्रणाली है उसको समझा, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि संविधान जो है, भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य देखेंगे, ठीक है। तो हम इस संविधान निर्माण के कुछ बुनियादी मूल्य पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम तो आप सभी को नोट करा दिए हैं। पॉइंट तीसरा जो है, जो पॉइंट छठा आपने लिखा था, ये यहाँ तक पॉइंट 6 यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, ठीक है। तो भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, तो
इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, ठीक है? जो हमारा संविधान है, उसके पीछे का दर्शन क्या है, ठीक है? तो यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर कि जो नेता हैं उनके जो संविधान के लिए क्या विचार हैं, ठीक है? हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है, उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। कहने का मतलब उसको पढ़ना उतना ही ज़रूरी है। जो हमारे स्वयं जो हमारा संविधान स्वयं जो है दर्शन के बारे में कह रहा है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और यही जो है संविधान की प्रस्तावना काम करती है, ठीक है? तो वही चीज़ आगे बताया गया कि आइए इस पर बारी-बारी से गौर करें। तो आप इसका हेडिंग डालिएगा भारतीय संविधान के कुछ बुनियादी मूल्य, तो उसमें पॉइंट 1 करके इसको लिखिएगा, ठीक है? यहाँ तक। अब आगे वही बताया गया है कि आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, ठीक है? मतलब कहने का मतलब कि ये जो भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस सूची में महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था, ठीक है? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, ठीक है? मतलब उसमें जो है संविधान सभा में महात्मा गांधी जी नहीं थे, लेकिन उन सदस्यों में महात्मा गांधी के बहुत सारे विचारक थे, उनके अनुयायी थे, जो उनकी विचारों से सहमत थे, ठीक है? तो आप यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा उसको, नोट करके, ठीक है? यहाँ तक। फिर आगे इसमें सब पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। तो आप ये सभी तो आप लोग सभी जानते हैं, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं इसको लिखने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था, ठीक है? तो ये यंग इंडिया है किसकी है? महात्मा गांधी जी की है, ठीक है? तो इनकी एक पत्रिका थी जिसको इन्होंने यंग इंडिया नाम से नाम दिया, ठीक है? तो उसमें लिखा है, जो इनकी महात्मा गांधी जी की पत्रिका है, उसमें लिखा है कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ, जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा, जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ठीक है, फिर आगे बताया कि ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल-जोल से रहें, मिलकर रहें। ऐसे भारत में छुआ-छूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊँगा। ठीक है? तो ये जो है, ये सब इनकी आदर्श अवधारणा थी। ठीक है? महात्मा गांधी जी की ये आदर्श आदर्श अवधारणा थी। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर जी के मन में भी था, ठीक है? जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर वही कि असमानता कैसे दूर की जा सकती थी। फिर इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे, ठीक है? उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की, ठीक है? जैसा कि अभी हमने बताया है कि गांधी जी के ये विचारों से सहमत नहीं थे, ठीक है? फिर वही चीज़ आगे बताई गई है कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा, ठीक है? फिर आगे बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें, ठीक है? ये जवाहरलाल नेहरू के जो प्रसिद्ध भाषण थे उनको देखते हैं, ठीक है? कि घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, ठीक है? आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक, मतलब कहने का मतलब कभी कभार, ठीक है? लेकिन सही पर एक ऐसा क्षण तो आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। तो जब एक युग का अंत होता है और जब हम लंबे समय से किसी राष्ट्र की जो है दबी हुई आत्मा प्रफुल्लित होती है, आवाज पाती है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इतिहास में कभी तो ऐसा होता है, ऐसे कुछ क्षण आते हैं
जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और दबी हुई जो आत्मा है वह प्रस्फुटित होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। फिर आगे जो है बताया गया है कि आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली, ठीक है, और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भरी। जो इन्होंने पूर्व में जो पीड़ा देखी है, पूर्व हमने जो पूरी प्रसव पीड़ा झेली थी, इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भर आया है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का ठीक है। फिर अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानताओं का अंत, हमारे युग के महानतम आदि की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। फिर ये जो संविधान का दर्शन है, ठीक है, इस पे एक नजर डाल लेते हैं कि संविधान का दर्शन जो है वो क्या है, ठीक है। तो वही बताया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। जो संविधान का दर्शन है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है, ठीक है। फिर भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप ही बनी हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो भारतीय संविधान की धाराएं हैं वो इसी के अनुरूप बनी हुई हैं। फिर यहाँ बताया गया कि संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो संविधान का दर्शन है इसमें नोट करिएगा कि यहाँ से पॉइंट 1 संविधान के दर्शन में पॉइंट 2 करके, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 यहाँ तक। फिर पॉइंट दूसरा यहाँ से नोट करिएगा यहाँ तक कि उद्देश्य का कहते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे जो अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना है इसको नोट करके लिखिएगा, यहाँ से नोट करके यहाँ लिखिएगा, ठीक, कि अपने देश संविधान की जो शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है, ठीक है। तो आप इसको भी पॉइंट 3 करके इसको नोट करिएगा कि इसमें वह दर्शन है, ठीक है। यहाँ से नोट करिएगा संविधान से कि संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ तक। फिर आगे इसका जो है इसमें बताया गया है कि इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट आप लिखे हैं, तीसरा के पहला सब पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं आगे भारत का जो संविधान उसकी उद्देश्य का, ठीक है। तो इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा, इसको जो है इसको जरूर नोट करना है, ठीक है। इस चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर नोट करिएगा। इसमें क्या बताया गया है इन सभी चीजों को हम समझेंगे। दो उद्देशिका में जो चीजें बताई गई हैं उनको हम समझेंगे। इसको आप नोट जरूर करिए क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है इस उद्देशिका में, इसमें उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ठीक है, तो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की। तो कहने का मतलब है हम एक एक पॉइंट समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कहने का मतलब कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि जैसे भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के स्वतंत्र है, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत किसी अन्य देश का प्रभुत्व नहीं है बल्कि एक पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य है, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि समाजवादी, समाजवादी का क्या अर्थ होता है? समाजवादी का अर्थ है कि समाजवादी व्यवस्था में जो है धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि जो समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों की उत्पादन और वितरण में समान हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ये समाजवादी। फिर आगे पंथ निरपेक्ष है। अब पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है भारत सरकार के जो धर्म के मामले में तटस्थ होगी रहेगी। कहने का मतलब कि जो राज्य की दृष्टि में जो सभी पंथ हैं वो समान रहेंगे और जो पंथ एवं दर्शन के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर आगे है लोकतंत्रात्मक। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि भारत में
राज्य सत्ता का प्रयोग जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब, तो इन सभी चीजों को अपनी उद्देशिका में शामिल किया गया है, ठीक है। फिर आगे बताया गया कि गणराज्य, तो गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य का क्या अर्थ है? देखिए, गणराज्य का मतलब होता है कि सरकार का वह रूप जिसमें राज्य का शासन नागरिकों के निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप इस चीज को समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये उद्देश्य का, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। गणराज्य का मतलब यही होता है कि ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, ठीक है। वही बताया है कि सरकार का वह रूप जिसमें राज्य का शासन नागरिक निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, वह क्या है? गणराज्य, ठीक है। ये गणराज्य का अर्थ है। तो इस चीज को आप चाहे हर एक चीज को आप ये नोट करते हुए चलिएगा कि हाँ, ये उद्देश्य का लिखने के बाद आप नोट कर लीजिएगा कि प्रभुत्व संपन्न फिर इसका अर्थ, फिर समाजवादी का इसका अर्थ, इस तरह ये चीजें अंडरलाइन करके आप उसके आगे नोट कर लीजिएगा इनका अर्थ क्या होता है। फिर गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। इन सभी चीजों को अपनी उद्देशिका में जो है शामिल किया गया। फिर आगे बताया गया कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब बंधुता का मतलब क्या होता है? बंधुता मतलब बंधुत्व, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो भाईचारे की भावना, जो इसमें बताया गया है कि वही बढ़ाने के लिए, मतलब भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए होता है। बंधु होने का भाव मतलब भाईचारा होता है, मित्रता होती है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। फिर वही बताया गया आगे कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं, ठीक। तो इस चीज को समझिएगा। तो इसमें क्या है कि अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब समर्पण, ठीक है। इस चीज को हम करते हैं। अब आगे वही चीज इसमें बताया गया है कि इसमें जैसे बताया गया है आगे, इसको भी देख लीजिए एक बार कि हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के मध्य से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है, ठीक है। कहने का मतलब जो ये चीज उद्देशिका में जो शामिल किया गया है, किसी बाहरी राजा या बाहरी आदमी ने नहीं दिया है, ठीक है। ये भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के मध्य से किया है, माध्यम से मतलब किया है, ठीक है। फिर वही चीज इसमें जो प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न इसमें क्या बताया गया है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है, ठीक है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, ठीक। जैसा कि अभी हमने आपको इसका अर्थ बताया था, ठीक है। फिर आगे दिया गया है कि पंथ निरपेक्ष मतलब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, ठीक है। ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ हो गया। फिर आगे इसमें गणराज्य बताया गया है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाँ, जो राजाएं हैं उनके खानदान से कोई इसका जो है प्रमुख बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हर व्यक्ति वो वंश जो लोगों द्वारा चुना हुआ वही व्यक्ति यहाँ पे प्रमुख बनेगा, ठीक है। फिर आगे बताया गया इधर समाजवादी कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाएंगे कि जो सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो जाएं, ठीक है। फिर लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, ठीक है। और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, उसे जवाबदेही बनाते हैं, ठीक है। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। जो ये सरकार है, जो लोकतंत्रात्मक सरकार या कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, जिसका वर्णन संविधान में दिया गया है, ठीक है। फिर आगे आया न्याय। न्याय का क्या मतलब कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। न्याय, इस चीज को आप समझिएगा, इसको इसको नोट जरूर करिएगा, इसको पूरा अच्छे से इसको नोट करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट इधर, इन सभी चीजों को बहुत ढंग से नोट करिएगा, ठीक है।
अब आगे इसमें बताया गया स्वतंत्रता कि नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। यहाँ समता बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समता का क्या मतलब कि कानून के समक्ष सभी लोग समान। देखिए ये जो विशेषताएं हैं समता, ये इन सब चीजों पे हम अभी आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। जब हमें अधिकारों का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही जो सामाजिक असमानताएं थी उनको समाप्त होना होगा, ठीक है। इस समता का अर्थ है। फिर सरकार पर जो नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, ठीक है। बंधुता का मतलब हम सभी लोग ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से मतलब कम ना माने, ठीक। तो जैसा मैंने बताया कि भाईचारा की यहाँ पे भावना है, ठीक है। भाईचारा, मित्रता, दोस्ती, ठीक है, इस चीज की यहाँ पे भावना है। बंधु होने का भाव यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और इसमें देखिए बताया गया है, नोट करके ये भी लिख लीजिएगा उसमें, ठीक है। ये नोट करके जरूर लिखिएगा कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये चीजें नोट कर लेना, यहाँ पे बहुत अच्छे से इस चीज को नोट करना, ठीक। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे संस्थाओं का स्वरूप है, आप इसको चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ इसमें लिखाने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप चाहिए तो इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। संस्थाओं का स्वरूप के बारे में बात किया गया है कि संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। फिर भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और ना बदले जा सकने और कानूनों के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा था, ठीक है। तो बदलाव को संविधान संशोधन कहते थे। जो भी संविधान के अंदर जो बदलाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। फिर संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया। अगर आपको पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, ठीक है। फिर भी संस्थाओं के जो बुनियादी स्वरूप हैं उनको समझना बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताते हैं जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। इसमें स्पष्ट है कि किसके पास कितनी शक्ति होंगी और कानून किस बारे में फैसला लेगा। कहने का मतलब जो संविधान में वर्णित उसमें बताया गया है कि जो सदस्य हैं उनका जो कैसे फिर उन शासकों का चुनाव किया जाएगा, उन सदस्यों को कैसे चुनाव होगा, उनके पास कितनी शक्तियां होंगी, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों का जो वो कौन कौन से फैसले कर सकते हैं, इन सभी चीजों का वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। फिर साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करती है। कहने का मतलब संविधान में कुछ ऐसे जो अधिकार हैं जिन अधिकारों को का पालन करते हुए सरकार आगे का काम करती है। कहने का मतलब अधिकार संविधान में कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है जिसके दायरे में रह के ही सरकार को काम कर किसी भी सरकार को काम करना होता है। फिर सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। जो उसमें दायरे तय कर दिए गए हैं उससे आगे सरकार नहीं बढ़ सकती है। तो पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब भी चर्चा होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। बाकी ये आप चीज समझ लीजिए, रंग भेद कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार की जो 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था, ठीक है। रंग भेद के आधार पर जो है ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर एक बार आप पढ़ लीजिए इस चीज को, बहुत शॉर्ट में इसको नोट कर लीजिएगा। एक बार पढ़ के अच्छे से शॉर्ट में इसको नोट करिएगा कि रंग भेद की जो सरकार थी वो क्या है, अफ्रीका की सरकार की थी, ठीक है। उन्होंने जो है काले और नस्ली अलगाव के लोगों के साथ जो है रंग के भेदभाव किया था, ठीक। उस रंग के आधार पर भेदभाव किया था, उनकी ऐसी शासन प्रणाली थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें संविधान संशोधन दिया गया कि देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव, ठीक है, संविधान संशोधन उसी को कहते हैं। संविधान सभा भी जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं।
प्रारूप, दर्शन, प्रस्तावना, इन सारी चीजों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। देशद्रोह क्या होता है? किसी भी देश की जो सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध होता है देशद्रोह। इन सारी चीजों के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, रंग भेद के बारे में पढ़ लिया था हमने, संशोधन भी देख लिया और प्रस्तावना भी देख लिया, देशद्रोह देख लिया, इन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है। देशद्रोह का जो नेल्सन मंडेला थे, इन पर ये अपराध लगा था जिस कारण से इन्हें आजीवन कारावास हुआ था और ये 28 वर्ष की जेल काटे थे। ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और चीजें जो भी थी उसको हमने जो इम्पोर्टेंट था वो नोट किया। ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही सीरीज हम डेली लाते रहेंगे। ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।